सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर. नाउ बिगिन विद दिस टॉपिक. व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड, जब चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड. इट शेल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ नेचर referred to in section 138 for the discharge in whole or in part or any date or other liability. Presumption prescribed here is rebuttable presumption, as the provision clearly provides that the person issuing the check is at liberty to prove the contrary. The effect of this presumption is to place the evidential burden of the accused. जब चेक डिसऑनर हो जाता है, क्या हो जाता है? डिसऑनर. बताओ डिसऑनर का मतलब क्या होता है? चेक का क्या होना? बाउंस होना. इट शेल बी प्रिज्यूम, ऐसा अज्यूम किया जाता है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, मतलब जब तक कुछ दूसरा प्रूव ना हो जाए, दैट द होल्डर ऑफ चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 138. ये अज्यूम किया जाता है कि उससे जो चेक मिला उससे उसको पेमेंट मिल जाएगा. द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट और एनी डेट और अदर लायबिलिटी. ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी उसकी डेट है उसके सेटिस्फेक्शन में उस चेक का पेमेंट उस व्यक्ति को मिल जाएगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है. ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, मतलब ये मान के चला जाता है कि क्लियरली प्रोवाइड दैट द पर्सन इश्यूइंग द चेक इज अ लिबर्टी टू प्रूव टू द कॉन्ट्रेरी. जिसे चेक मिला है उससे ये आजादी है कि वो ये प्रूव कर सके कि सर मुझे चेक मिला तो था पर मुझे देखो पैसा नहीं मिला. तो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, होल्डर ये मान के चलता है कि कल से अगर मुझे उस चेक का पैसा नहीं मिला तो मैं यहां पर एविडेंशियल बर्डन जो है वो किसके पार्ट पर रहेगा? जिसे चेक का पैसा नहीं मिला और वो ये प्रूव करेगा कि सर देखो चेक तो मिला था पर चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया. तो ये प्रिजम्पशन है, अजम्पशन है, जो कि कौन मान के चलता है? चेक का होल्डर. ठीक है. डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138 सेक्शन 140. इट शिल नॉट बी डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर रीजन स्टेटेड इन दिस सेक्शन. मान लो मैंने चेक लिखा है ना, तो मैं क्या अज्यूम करूंगी कि तुम्हें पक्का पैसा नहीं मिलेगा? बोलो क्या अज्यूम करूंगी? इधर देखो, मिल जाएगा. क्या अज्यूम करके चलूंगी कि तुम्हें चेक का पैसा 110% मिल जाएगा. तो मेरे पास ये रीजन होना चाहिए कि सर जब मैंने चेक लिखा था ना, मैं डिफेंस में क्या बोलूंगी कि अगर मुझे 138 से बचना है, मुझ पर ऑफेंस नहीं लगे उससे बचना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि सर जब मैंने चेक लिखा था तब मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि सामने वाला चेक को बाउंस कर देगा. मुझे पता था कि मेरे अकाउंट में तो सफिशिएंट बैलेंस है. ऐसा कहते हुए मैं कोर्ट में अपना एक स्टेटमेंट दूंगी डिफेंस बचने के लिए. सेक्शन 140 बोल रहा है कि 138 से बचना चाहते हो तो क्या बोलो? जल्दी बोलो कि सर हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि हमें लग रहा था कि चेक क्या हो जाएगा? बाउंस. इतना समझ में आया? आगे देखो. फिर उसके बाद प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. पहले आपने डिफेंस की बात समझ ली. अब नया एक सेक्शन शुरू हो रहा है, मतलब 138, 139 और 140 जो था वो कंप्लीट हो चुका है. जो कि 138 क्या बताता था कि किस किस तरीके से आपको ऑफेंस माना जाएगा. 139 बताता था एक्सेप्शन और 140 ने बताया कि आप कैसे डिफेंस कर सकते हैं. अब चेक को क्या प्रेजेंट करना जरूरी है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना जरूरी है या प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करना जरूरी है? तो उसके ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है और एक टॉपिक है आपका प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर साइड मस्ट, इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड देयरइन फॉर प्रेजेंटमेंट, बी प्रेजेंटेड टू ड्रॉई देयरऑफ फॉर एक्सेप्टेंस. If he can, after reasonable search, be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn and in business hours and in business day. जैसे ही आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस.
पहले बिल को क्यों प्रेजेंट किया जाएगा? पहले तो सामने वाले से क्या करवाओगे? एक्सेप्टेंस। लेकिन बिजनेस आवर में करना है, वर्किंग डे में, सिंपल लॉ है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू इज लायबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट इफ द ड्रॉई कैन नॉट आफ्टर रिजनेबल सर्च बी फाउंड द बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्टेंस के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे मुझे कुशाग्र से पैसे लेने हैं, मुझे इसे ढूंढना है और ये मिल ही नहीं रहा है, इसने टिपरवाल आना भी छोड़ दिया, ये रीजनेबल सर्च के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो क्या ये बिल का पेमेंट करने के लिए लायबल है? नहीं, क्योंकि इसने तो अभी बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया। समझ रहे हो बात? तो बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि भैया बिल तो पहले ही डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। पेमेंट की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस it must be presented at that place only. If at the due date for presentment he cannot after reasonable search be found, there will be discharge, dishonored हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय डिसऑनर में मतलब खत्म ही हो गया ना, डिसऑनर हो गया क्योंकि वो मिल ही नहीं पा रहा। वेयर ऑथोराइज्ड बाय एग्रीमेंट और यूजेस अ प्रेजेंटमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट। अगर एग्रीमेंट या फिर ट्रेड या यूजेस या ट्रेडिशन में ऐसा कि यार तुम एक काम करो, खुद मत आओ ना यार, पोस्ट से भेज दो, तो चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है। या यूजेस मतलब जनरली वैसे ही होता हो। और अगर फिक्स प्लेस बताए तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको फिक्स प्लेस पे जाना पड़ेगा। आपने बोला कि सर मैं बिल तो एक्सेप्ट कर दूंगा, पर आपको एक्सेप्टेंस के लिए वो वाले पीपल के पेड़ के नीचे ही आना, तो आप दूसरी जगह पहुंच जाओगे तो फिर ड्रॉई रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि उसने कहाँ बुलाया था? पीपल के। रीजनेबल प्लेस बाद में लगेगा, फिक्स प्लेस नहीं हो तो। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो समझ में आ गया। अब प्रोमिसरी नोट है फॉर साइट। अब प्रोमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टन पीरियड आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब है कि एक टाइम लिमिट के बाद। मस्ट बी प्रेजेंटेड, साइड मतलब देखना, मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर साइट इफ ही कैन आफ्टर रिजनेबल सर्च बी फाउंड बाय द पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड फॉर पेमेंट विद इन रिजनेबल टाइम आफ्टर इट इज मेड इन बिजनेस आवर्स एंड बिजनेस डे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मेकर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट करेगा। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू लायबल। अगर मान लो आपने बिल को प्रेजेंट, प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो सामने वाला फिर पेमेंट के लिए लायबल ही नहीं है। सेम सेक्शन, इजी, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रोमिसरी नोट को भी प्रेजेंट करना। ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। द होल्डर मस्ट, if so required by drawee of bill of exchange, presented to him for acceptance, allowed the drawee 48 hours to consider whether he will accept it. बिल ड्रॉ हो गया तो ड्रॉई को आप 48 आवर्स दोगे, किस चीज के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए। जिसमें से पब्लिक हॉलीडे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। Holder must, if so required by drawee of BOE, presented to him for acceptance, allow the drawee, ड्रॉई को अलाउ करो कितने आवर्स कि वो उसे कंसिडर करे, एक्सेप्ट करे या ना करे। पब्लिक हॉलीडेज को छोड़कर स्टार लगा लो। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, तीनों जो है प्रेजेंट करने पड़ेंगे पेमेंट के लिए, एक्सेप्टर को, मेकर को और ड्रॉई को, respectively by way of or behalf of the holder is hereinafter provided if default such presentment the other party thereto not liable, where authorized by agreement or uses a presentment through the post office is allowed। फिर से रिपीट, भाई पेमेंट के लिए भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन पर IMP लिखो। where a promissory note is payable on demand, promissory note कैसे पेबल हो? ऑन डिमांड, and is not payable at a specified place, not payable at a specified, promissory note is payable on demand। promissory note कैसा है? on demand payable है। specified place of no presentment is necessary in order to charge the maker thereof। कुछ समझ में आया? promissory note अगर on demand हो, ठीक है, एंड नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, और कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं हो तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं, एक्सक्यूज हो सकती है।
अगर ऑन डिमांड हो तो जब प्रेजेंट करेंगे तब पेमेंट दे देना भाई। Notwithstanding anything contained in section 6 where electronic image of truncated check is presented for payment, the drawee bank is entitled to demand any further information regarding the truncated check from the bank holding the truncated check in case of reasonable suspicion about the genuineness of the apparent tenor of the instrument, and if suspicious is that of the fraud, forgery, tampering, destruction of the instrument, it is entitled to further demand the presentment of the truncated check itself for verification. अगर ट्रंकेटेड चेक एक इमेज गई है चेक की, लेकिन चेक की इमेज में कुछ गड़बड़ दिख रही, तो बैंक ये बोल सकता है कि भैया इसको फिर से प्रेजेंट करो, इसका प्रॉपर प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज हो गया है। अभी आपने इसको प्रेजेंट तो किया था पेमेंट के लिए और हम पेमेंट दे भी देते, पर हमको इसके चेक पर क्या दिख रहा है, कुछ कटा फटा, कुछ फ्रॉड, कुछ केस लग रहा है यार, कुछ सस्पिशियस तो है, तो हम इस प्रेजेंटमेंट को प्रेजेंटमेंट नहीं मानेंगे। हम उसको बोलेंगे कि आप फिर से इस चेक को प्रॉपरली क्या करो, प्रेजेंट। प्रोवाइडेड दैट द ट्रंकेटेड चेक सो डिमांडेड बाय ड्रॉई बैंक शेल बी रिटेन्ड बाय इट इफ द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंगली, है ना। ट्रंकेटेड चेक सो डिमांडेड बाय द ड्रॉई बैंक का मतलब कौन, ड्रॉई बैंक कौन होती है? देखो, ड्रॉअर कौन होता है चेक का, जो चेक को लिखता है। ड्रॉई बैंक कौन होती है? जिसके डायरेक्शन पर चेक का पेमेंट पेई को मिलेगा। जैसे मेरा चेक है, मैंने लिखा है, आपको लिख के दिया, आप ये चेक कहाँ जमा करा के आओ, कौन सी बैंक में, किसकी बैंक में? मेरी नहीं, तुम्हारी बैंक का। मैंने तो चेक दे दिया, मेरी बैंक थोड़ी ना तुमको पेमेंट देगी, तुम तुम्हारी बैंक में चेक डालोगे। जैसे मैंने चेक लिख के दिया एक्सिस बैंक, मेरा अकाउंट किसमें, तुम्हारा अकाउंट किसमें, SBI, तो तुम वो चेक लेकर कहाँ गए, तो उसके डायरेक्शन पर पेमेंट मिलेगा। वो ड्रॉई बैंक हो गई, वो तुम्हारा चेक क्लियर करा के देने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट उसमें। तो ड्रॉई बैंक शेल बी रिटेन्ड बाय इट इफ द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंगली। अगर पेमेंट हो गया तो ड्रॉई बैंक उस चेक को अपने पास क्या करके रख लेगी, संभाल कर रख लेगी। समझ में आ गया? तो ये एक्सेप्शन में। अवर फॉर प्रेजेंटमेंट क्या है? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल अवर, पता ही है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी। अगर 3 महीने बाद का बिल है तो 3 महीने उसकी मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, तब आपको बिल को फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। A promissory note payable by installment must be presented for payment on the third party after the date fixed for payment of each installment, and non-payment of such presentment has the same effect as non-payment of note at maturity. हर इंस्टॉलमेंट पे आपको प्रेजेंट करना, ये तो नॉन प्रेजेंटमेंट माना जाए। समझ में आ रही है बात? कब प्रेजेंट करना है? अ प्रोमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अंडरलाइन करो, ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है। एंड नॉन पेमेंट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, अगर पेमेंट नहीं मिले प्रेजेंटमेंट के बाद भी तो उसे ऐसा ही माना जाएगा जैसे मैच्योरिटी डेट पर ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। बताओ क्या करोगे? अगर प्लेस फिक्स है तो उसी प्लेस पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस में उसी प्लेस पर प्रेजेंट करो। नो एक्सक्लूसिव प्लेस हो तो क्या करोगे? यूजुअल रेसिडेंस पर चले जाओ, या उसके ऑफिस दुकान पर चले जाओ, बिजनेस प्लेस पर, या रीजनेबल प्लेस पर बोल दो भाई वहां आ जाऊं क्या।
प्रेजेंटमेंट विथ मेकर एक्सेट्रा हैज नो नॉलेज ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंट, आपको उसका बिजनेस प्लेस भी नहीं पता, आपको उसका घर भी नहीं पता। अब इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज नो नॉलेज of place of business or fixed resident and no place is specified in the instrument for presentment for acceptance or payment, such presentment may be made him in person whenever he can be found। जहां मिले वहीं बोलो कि भाई देख तेरे सामने प्रेजेंट कर दिया, अब तू देख ले, मुझे तेरा घर भी नहीं पता था, मुझे तेरा बिजनेस प्लेस भी नहीं पता, तो जहां मिले वहीं प्रेजेंटमेंट मांग लो। Presentment of check to charge drawer subject to the provision of 84, a check must be in order to charge the drawer be presented at bank। बताओ अगर चेक का पैसा लेना चाहते हो तो कहाँ प्रेजेंट करोगे चेक को? बैंक में। अब उसमें ऐसा थोड़ा कि जिसको देना उसको प्रेजेंट करोगे, आप कहाँ ले जाओगे चेक को? सीधे किसकी? बैंक, तुम्हारी, मेरी नहीं, है ना। फिर उसके बाद में drawn before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। हमने यहां तक तो पढ़ लिया upon which it is drawn, जिसके ऊपर वो चेक लिखा गया। before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। इसके पहले पहले आप चेक बैंक में लगा दो कि मेरा अपने बैंक के साथ रिलेशन ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने चेक लिखा तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा, आपके पास चेक पहुंच चुका है, आप अपने बैंक में लेट पहुंच रहे हो तो मेरी बैंक से मांग नहीं पा रहा है। उसके पहले मेरी बैंक बोल रही कि भाई हमारा जो रिलेशन था आपस में वो गड़बड़ा गया, इन्होंने तो अकाउंट ही क्या कर दिया? बंद कर। ठीक है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी देयर ऑफ सच पर्सन। बताइए आपको, अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी ऑफ सच बाय सच पर्सन। मैंने आपको चेक दिया, मैं ड्रॉअर, आप ड्रॉई, आपको चेक को क्या मिल जाना चाहिए था? पेमेंट, लेकिन आपने पेमेंट लिया ही नहीं। आपने वो चेक कुशाग्र को इंडोर्स कर दिया, आपको कुशाग्र को कुछ पैसे देने थे पार्टी वगैरह के लिए, पिज्जा खाने के लिए। आपने बोला बहुत दिन से दिमाग खा रहा है, ये चेक पकड़, जा इससे पिज्जा खा के आ जा। इसको चेक मिल गया, इसके दिमाग में आया कि चेक तो मिल ही गया, आज नहीं कल पिज्जा खा लेंगे। 3 महीने हो गए, इसने चेक ड्रॉअर में ही रखे रहने दिया, क्या इसको पेमेंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि चेक की वैलिडिटी सिर्फ कितने महीने तक होती है? 3 महीने। 3 महीने के बाद इसका चेक एक ऐसा पेपर बन जाएगा जिसके ऊपर आप सेव परमल रख के खा सकते हो, बस, बाकी उससे पैसा मिलने वाला नहीं है। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द होल्डर। आप उसको रिजनेबल टाइम में प्रेजेंट कर दो, ऑन डिमांड है ना यार, ऑन डिमांड है तो जब डिमांड करोगे तब पैसा मिल जाएगा, बस रिजनेबल टाइम में चल जाना। ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे बेचारा वो सो रहा हो और आपको याद है यार पैसे चाहिए पैसे चाहिए, बोल चल पैसे दे, ऑन डिमांड है, तो बोलेगा भाई मान लिया ऑन डिमांड है पर तू थोड़ा टाइम पे तो आ जाता। इंटरेस्टिंग है बहुत। प्रेजेंटमेंट बाय और एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड और असाइनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट मोस्ट टाइम, क्या हमारा एजेंट चेक को प्रेजेंट कर सकता है? क्या हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई पर्सन मर जाए तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चेक को प्रेजेंट कर सकता है? या अगर कोई पर्सन दिवाला हो गया, अब दिवाला निकल गया उसका, तो क्या उसका ऑफिशियल असाइनी चेक को प्रेजेंट कर सकता है? ये आपको बताया सेक्शन 75 में आईएनपी। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट में बी मेड बाय ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर एज द केस में बी, वेयर एज द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर हैज डाइड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और वेयर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट टू हिज असाइनी। कुछ समझे?
प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, हमको एक्सेप्ट करवाना है, या हमको सामने वाले से क्या चाहिए, पेमेंट। एक्सेप्ट कब करवाना रहेगा बता सकते हो? एक्सेप्टेंस कब करानी रहती है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेंस किसकी होती है? कभी चेक को एक्सेप्टेंस के लिए भेजते हैं या सीधे पेमेंट के लिए भेजते हैं? तो एक्सेप्टेंस सिर्फ किसकी होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। इससे ये पता पड़ रहा है कि आप क्लास में एकदम अटेंडिव हैं और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा। भाई प्रवचन थोड़ा ना चल रहे हैं, बताओ मुझे एक्सेप्टेंस किसकी होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। और पेमेंट में बी मेड टू ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। हम एक्सेप्टेंस के लिए भेज रहे हैं या पेमेंट के लिए भेज रहे हैं? मे बी मेड टू किसको? ऑथोराइज्ड एजेंट। और किसको भेज सकते हो आप? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइन। समझ में आ गई? सेक्शन 57 ने बोला कि तीनों प्रेजेंट तो कर सकते हैं, प्रेजेंटमेंट इन तीनों की तरफ से हो सकता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति ने चेक रात को ड्रॉअर में रखा और उसकी डेथ हो, तो सामने वाला पर्सन उस चेक से अपना पेमेंट नहीं ले सकता। क्यों? और इस वाले सेक्शन और उसमें क्या डिफरेंस है? वो चेक की डिलीवरी की बात थी, यहाँ चेक डिलीवर्ड हो चुका है, आपके पास आ चुका है, बस आपको उस चेक को क्या करना है? ले जाके प्रेजेंट करना है ताकि पेमेंट मिल जाए। दोनों में अंतर समझ में आया? नहीं आया। जेठालाल ने एक चेक लिखा, ठीक है। अब जेठालाल ने चेक लिखा भिड़े के नाम, सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए, और जेठालाल ने वो चेक ड्रॉअर में रखा और अचानक से वो लंदन निकल लिए। उनकी कई लॉटरी खुली थी लंदन के लिए, याद है ना वो एपिसोड? वो लंदन चले गए, चेक कहाँ रह गया? ड्रॉअर। क्या भिड़े भाई साहब ये मान ले कि उन्हें सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक मिल गया और पेमेंट ले ले? क्यों? डिलीवरी नहीं हुई। पर दूसरा केस सेक्शन 75 पर आ जाता है। इसमें क्या हुआ? डिलीवरी हो चुकी है, मतलब चेक भिड़े भाई साहब के पास में आ चुका है। अब भिड़े भाई साहब को प्रेस करनी कपड़ों को, वो हमेशा करते थे, वो बिजी, तो उन्होंने अपने एजेंट अब्दुल को बोला कि भाई तू दुकान का काम छोड़, फटाफट से चेक लेकर जा और बैंक से क्या लेकर आ? पेमेंट, या बैंक में चेक लगा दे। तो क्या प्रेजेंटमेंट एजेंट कर सकता है? हाँ, तो फिर इतना क्या कंफ्यूजन है? डिलीवरी नहीं कर सकते हो, प्रेजेंटमेंट तो किसी से भी करवा लो। क्लियर? एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। एक्सेप्टेंस बार बार क्यों बीच में आ रहा है यार? क्योंकि एक्सेप्टेंस तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की करवानी पड़ती है ना, तभी पैसा मिलता है। समझ में आ रही बात? तो एक्सेप्टेंस वर्ड तो आएगा ना। डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर and not imputable to his default, misconduct or negligence. When the cause of delay ceases to operate, presentment must be made within a reasonable time. तो समझ में आया? होल्डर के पास चेक पड़ा हुआ है और मान लो कि होल्डर चेक लगाने नहीं जा पाया, तो बैंक क्या बोलेगी कि भाई घर पे आके पेमेंट दे देते हम। तुम बोलते तो सही, ये बैंक क्या मार रही है तुमको? ताना। क्योंकि तुम फ्री हो यार, 3 महीने हो गए, चेक का पेमेंट ले ही नहीं आया। तो तुमने रीजन बताया कि सर आपको पता नहीं मैं 3 महीने का। बोले कहाँ थे बताओ? तुमने जेल में। बहुत बढ़िया, यही सोचो अपने लिए।
शानदार, क्या मेंटेलिटी है नेगेटिव। बेटा हम 3 महीने, सर आपको पता नहीं मैं मोदी जी को सुबह सुबह योगा कराने जा रहा था दिल्ली फ्लाइट से। अब बताओ मैं चेक लगाने कैसे आता? मोदी जी को योगा कराना जरूरी है कि ये चेक का पेमेंट? आपको विश्वास नहीं, मोदी जी को कॉल कर लो, तो बैंक वाला क्या बोलेगा? अरे सर सॉरी, हम आपको 3 महीने बाद भी क्या दे देंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे। तो वो आपको पेमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि रीजन अनअवॉइडेबल या बियॉन्ड द कंट्रोल था। क्या बैंक ये बोलती नहीं नहीं कोई जरूरी है क्या मोदी जी को योगा कराना? आते बैंक ऐसा बोल के देखे, सरकार हिल जाएगी। तुमने क्या रीजन दिया? देखो बेटा, इन्हें अपनी बात में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला अपने को बैंक भी मना नहीं करता। तो वैलिड के लिए वैलिड रीजन बताओ ना, दम होना चाहिए। जेल वाले बाउंस हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट आपको समझ में आया? तो भाई आपको कुछ अच्छा रीजन बताना पड़ेगा। व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप चेक को प्रेजेंट ही नहीं करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट ही नहीं करो, और प्रॉमिसरी नोट को वो लेने के लिए ही नहीं आए, प्रॉमिसर या मेकर, तो भी पेमेंट हो जाए? तो सेक्शन 76 आपको उसका नॉलेज देगा कि बिना प्रेजेंटमेंट भी कभी कभी काम चलेगा या नहीं चलेगा। प्रेजेंट तो करना, अभी तक बोल रही हूँ कि प्रेजेंट करो प्रेजेंट करो। चेक है तो 3 महीने में प्रेजेंट करो। स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर साइट है तो मैच्योरिटी के टाइम पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट करो। ऑन डिमांड है तो रिजनेबल टाइम में प्रेजेंट तो करो। अब कब ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंटमेंट क्या हो जाए? एक्सक्यूज्ड, अननेसेसरी हो जाए। बोले अरे ठीक है यार प्रेजेंटमेंट कोई जरूरी नहीं, भैया ऐसा भी हो सकता है। देखो, इफ द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, if the maker, drawee or acceptor intentionally prevent the presentment of the instrument, मेकर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और एक्सेप्टर कौन होता है? मेकर मतलब जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, उसको पैसे देना है ना। ड्रॉई मतलब कौन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसको पैसे देना है। एक्सेप्टर भी कौन? जिसको पैसे देना है। और अगर हम बात करें चेक की, तो ड्रॉई बैंकर है हमारी। ड्रॉई कौन है हमारे केस में? चेक में बैंकर। पे कौन है? जिसको पैसा मिलने वाला। ड्रॉर मतलब मैंने चेक को लिखा है। तो ये तीनों इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हैं कि आप चेक को उनके पास लेकर आ ही नहीं पाओ। एक इमेजिनरी सिचुएशन में है ना। मान लो कि प्रॉमिसरी नोट का मेकर अय्यर है और अय्यर की जेठालाल के साथ पटती नहीं है ना। अब उसने प्रॉमिसरी नोट जेठालाल को बना के दे दिया। क्यों? क्योंकि बबीता जी 4 दिन पहले फ्रिज लेकर आई थी दुकान से। अब अय्यर को पैसे देना है और अय्यर को बड़ा मजा आता है कि वो जेठालाल को छेड़े, परेशान करे। अब उसको पता है कि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं पैसे दूंगा। कौन पैसे देगा? अय्यर। किसको देगा? जेठालाल। प्रॉमिस कर दिया भाई बबीता जी के सामने, तो अय्यर बड़ा सीधा बनता है। साइन वन कर दिए प्रॉमिसरी नोट पे। बोले यार तू चिंता मत कर, जेठालाल को 3 दिन बाद में पैसा ले दूंगा, कोई मेरा दुश्मन थोड़ा है। अब इस सिचुएशन में अय्यर को पता है कि जेठालाल पैसा ले, मतलब वो प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट कर देगा तो मुझे पैसा देना है। तो वो जान करके क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। जब भी जेठालाल फोन करता है वो बोल देता है कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ। तो फिर अगर जेठालाल ये प्रूव कर दे कि मेकर जान करके वो बिल प्रेजेंट ही, वो प्रॉमिसरी नोट, वो चेक प्रेजेंट ही नहीं होने दे रहा, तो फिर प्रेजेंटमेंट लॉ क्या कर देगा?
एक्सक्यूज, और बल्कि उसको चिल्लाएगा। किसको? हाँ, अब तुमको समझ में आता है, मतलब एग्जाम्पल्स तुमको थोड़े से चाहिए होंगे। नींद तो खुलेगी ना बेटा, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आएंगे तो नींद खुलेगी। बबीता जी आ गई है, सही बात है। हाँ हाँ, होता है ऐसा। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, he closes such place on business day during the usual business hours. If the instrument being payable at his place of business, he closes such place on business day during the business hours. जेठालाल को बोला अय्यर ने कि भाई तू प्रेजेंट करने आ जाना मेरी लेब पर, जहाँ मैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना, अलग अलग तरह के, उसकी लेब है ना, वो क्या साइंटिस्ट है, सब पता है ना, फालतू का साइंटिस्ट कुछ करता तो है नहीं, है ना, ठीक है, मान लेते हैं साइंटिस्ट। वर्क प्लेस पे बुला रहा है, तो बताओ जेठालाल वर्क प्लेस पर कब जाए? 12 से 5 के बीच में, 11 से 6 के बीच में, वर्किंग आवर्स में ही जाएगा। 10 से 6, 10 से 7 के बीच में, वर्किंग आवर में जेठालाल गया, और अय्यर को पता ही आने वाला है, तो उसने वर्किंग प्लेस ही क्लोज कर दिया। नहीं, अगर उसने बोला कि वर्किंग प्लेस पर ही चेक लेकर आ, वो गया बेचारा, यूजुअल आवर में गया, वर्किंग डे पर गया, संडे अंडे भी नहीं था, मतलब अब तो गलती किसकी है? तो फिर लॉ बोलेगा कि जेठालाल को चेक देने अब अय्यर खुद, मतलब उसका पेमेंट देने अब अय्यर खुद जाए, क्योंकि एक बार प्रेजेंटमेंट हो चुकी है और आपने एक्सक्यूज कर दिया। मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है ना? अब यही एग्जाम्पल से मैं आगे पढ़ूंगी भविष्य में। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का 3rd पॉइंट, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, नीदर ही नॉर एनी पर्सन ऑथोराइज टू पे, इट अटेंड्स एट सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। हमको उसने बोला कि नहीं वर्किंग प्लेस में मत आना, तुम एक काम करो, वो कोने पे एक पानी पताशा बेचने वाला होता है, वहां मिल लेते हैं, पानी पताशे भी खा लेंगे, ठीक है। और वहां पर भी अय्यर प्रेजेंट नहीं होता, और अय्यर को कोई जाना था, तो उसने अपने लेब के एम्प्लॉय को बोला भाई तू ये दे देना पैसे, और ना उसका एजेंट है ना वो है, और बेचारा वो एक अकेला जेठालाल वहां पर पानी पताशे के स्टॉल पर खड़ा है, खड़े खड़े उसने लगभग 100 से 200 पानी पताशे खा लिए, पर अय्यर नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंटमेंट क्या मानी जाएगी? एक्सक्यूज। इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड। कोई प्लेस फिक्स नहीं। अब जेठालाल बेचारा क्या कर रहा है, प्लेस तो फिक्स बताया नहीं, वो अय्यर को फोन कर करके पूछ रहा है भाई तू कहाँ पर है, और उसकी सर्च जारी है, पर फिर से अय्यर परेशान करने के लिए अलग अलग जगह पे छुप रहा है। वही तो लॉ बोलेगा भाई हो गया, वोट ढूंढ लिया तुमने अय्यर को, अब तुम हमारी शरण लो, हम तुमको पैसे दिलवाते, क्योंकि अय्यर अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबक बन गया। क्लियर हो गया? हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि प्रोमिसरी नोट पर जिसने साइन किए, हम लॉ पढ़ रहे हैं, is against any party sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment। मतलब अगर मान लो कोई पार्टी को हमने चार्ज किया कि भाई तू ही प्रेजेंट करेगा, और वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है, और हमने उसको बोला कि भाई तुझे ही प्रेजेंट करना है, पहले ही बोल दिया था कि तू लेकर आएगा तो ही पैसे देंगे, अब वो व्यक्ति ही नहीं है, ठीक है, फिर प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। Is against any party if after maturity with knowledge that the instrument has not been presented, he makes a part payment on account of the amount due on instrument on promise to pay the amount due thereon the whole or in part, or otherwise waive his right to take advantage of any default in presentment for payment। मतलब हमने आगे रहकर बोल दिया कि भैया तू आधा पैसा तो अभी दे दे,
तो फिर बाद वाले के लिए फिर से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, या हमने उसका कुछ पार्ट या थोड़ा पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है ना ड्यू का, या हमने खुद ने ही प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज कर दी कि तू प्रेजेंट नहीं करेगा ना तो भी तेरे घर पैसा पहुंच जाए। ठीक है। एज अगेंस्ट द ड्रॉअर इफ द ड्रॉअर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंट। ठीक है, मतलब उसको कोई लॉस ही नहीं हुआ नॉन प्रेजेंटमेंट से, तो फिर प्रेजेंट करना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर ये पूरा सेक्शन आज का खत्म होता है। कल इसके आगे पढ़ेंगे लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंसी डीलिंग विद द प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बेटा, समझ में आया आज का लेक्चर? थैंक यू बेटा।